Hello dear learners, I am Dr. Shelley, Assistant Professor English. Today we are going to talk about a sonnet on his blindness जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था. इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस सोनेट का, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलें, और इजी नोट्स मिलेंगे आपको. क्रिटिकल कमेंट्स कैसे लिखते हैं एग्जाम में वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखेंगे. ये एक जॉन मिल्टन की पिक्चर है and he was born in 1608 and 1674 में उनकी डेथ हो गई थी. He was an English poet और उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड के लिए एज अ सिविल सर्वेंट भी काम किया था. By faith he was a Puritan. ऐसे लोग जो कि बाय रिलीजन प्योरिटन कहलाते हैं, पर वो बहुत ज्यादा प्योरिटी ऑफ लाइफ में बिलीव करते हैं. उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड नाम के 2 एपिक लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं इंग्लिश में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं. दिस इज द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. When I consider how my light is spent, इस नाम से भी इस सोनेट को जाना जाता है. 14 लाइन की ये पोएम है, बहुत छोटी है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी पोएम है. इट इज अ रिलीजियस सोनेट. इट टॉक्स अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में है ये सोनेट. एंड इट इज रिटन इन पेट्रार्कन फॉर्म, पेट्रार्कन सोनेट, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 8 लाइन पहले होती हैं, उसके बाद 6 लाइन्स होती हैं. 8 and 8 plus 6 is 14 लाइन्स. उनकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CE CDE. In this sonnet, the poet talks about his blindness. जॉन मिल्टन 44 की एज में उनकी आईसाइट चली गई थी, तो वो अंधे हो गए थे. He became blind, and this poem is a self-reflection on that. The poem is autobiographical. The poet was Puritan, and that shows in the poem very clearly. उनका जो प्यूरिटन फेथ है और उनका जो ब्लाइंडनेस वाला इशू है, how does he relate with that and how he copes up with it in his real life, that also is shown in the poem. Let us now move on to full explanation of the poem. यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं. देखिए, जब भी हम किसी पोएम का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, हम उसमें बताते हैं कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है, और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि ये किस बारे में है पोएम. तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ज्यादातर पूरी पोएम का लगभग सेम होता है, क्योंकि आप बैकग्राउंड बता रहे हो कि वो पोएम क्यों लिखी गई और किस लिए लिखी गई. फिर आप एक्सप्लेन करते हो एक एक लाइन, और फिर क्रिटिकल कमेंट्स में आप ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच या जो लिटरेरी डिवाइसेस उस पोएम में यूज की गई हैं टू ब्यूटिफाई द पोएम एंड टू एनहांस द मीनिंग, उनको आप लिखते हैं. लेट अस नाउ गो लाइन बाय लाइन इन द पोएम. When I consider how my light is spent, the poet says, when I think how my light is gone now, how my eyesight is gone now. जब पोएट ये सोचता है, वो कह रहा है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह से मेरी जो लाइट है आंखों की, मेरी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है. एंड हाफ माई डेज, वो भी मेरी लाइफ आधी होने से भी पहले, यानी कि 44 की एज में ही मेरी आईसाइट किस तरह से चली गई है. जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये वर्ल्ड कैसा लगता है मुझे, बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा डार्क लगता है, अंधेरा लगता है. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट लॉस्ट विद मी यूजलेस. एंड दैट वन टैलेंट, एंड इट इज माई टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, जो कि मुझे छुपाना एक डेथ के बराबर लगता है. एंड नाउ इट इज लॉज्ड विद मी यूजलेस. लॉज मतलब जैसे हमारे पास कोई सामान रखा होता है ना, हमारा अपना सामान, हमारी लॉजिंग्स, वैसे ही वो कह रहा है कि जैसे ही ये जो टैलेंट है ऑफ राइटिंग पोइट्री, अब ये मेरे साथ क्या यूजलेसली है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं किस तरह से लिखूंगा या पढ़ूंगा पोएम के लिए. तो वो ये बोल रहा है कि नाउ दिस टैलेंट इज विद मी यूजलेस. यहाँ पे टैलेंट जो वर्ड है, इसमें T कैपिटल लिखा है पोएट ने, और ये एक जो स्टोरी है, एक पैराबल है, पैराबल ऑफ टैलेंट्स which is there in Gospel of Matthew. उसमें इसका जिक्र हुआ है, जिसमें एक स्टोरी है कि एक मास्टर है और उसके 3 सर्वेंट होते हैं. वो मास्टर कहीं दूर देश यात्रा पे जा रहा होता है, तो वो सारे सर्वेंट्स को उनकी क्षमता के अनुसार कुछ कुछ टैलेंट्स देके जाता है. पहले सर्वेंट को वो 3 टैलेंट देता है, दूसरे को 2 टैलेंट देता है, और तीसरे को वो 1 टैलेंट देता है. जब वो मास्टर चला जाता है यात्रा पे, तो जिस सर्वेंट को, पहले सर्वेंट को 3 टैलेंट दिए होते हैं, वो उन तीनों से खूब बिजनेस करता है और उनको डबल कर देता है. जो दूसरा सर्वेंट होता है, उसके पास भी 2 टैलेंट होते हैं, वो भी उन्हें कुछ बिजनेस करके डबल कर लेता है. पर जो थर्ड सर्वेंट होता है, जिसको 1 टैलेंट दिया होता है मास्टर ने, वो उसे जमीन में कहीं छुपा देता है और
जब उसका मास्टर वापस आता है तो वो तीनों सर्वेंट्स को बुलाता है, सभी उसे बताते हैं कि हमने अपने पैसे डबल कर लिए, पर वो जो एक थर्ड सर्वेंट था वो बोलता है कि मैंने ये जो आपने मुझे टैलेंट दिया था मैंने अच्छी तरह से संभाल के छुपा के रखा हुआ था। एंड दैट मास्टर becomes very angry with it because he did not use that talent। यहाँ टैलेंट जो है ये मेटाफोरिकल वे में यूज हुआ है। मिल्टन यहाँ कहना चाहता है कि मैंने जो अपना टैलेंट छुपाया ये किसी मजबूरी में छुपाया है, ना कि इसलिए क्योंकि मैं उसे यूज नहीं करना चाहता था। बिकॉज नाउ माई आई साइट इज गॉन, आई कैन नॉट राइट पोइट्री। Though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, least he returning child। और वो यहाँ बोलता है कि मेरी जो सोल है वो बहुत ज्यादा उसमें इच्छा है कि मैं अपने मेकर यानी कि गॉड की मैं सेवा करूं और मैं अपनी पोएम लिख करके उनकी सेवा करूं, और साथ ही अपना जो मेरी जो लाइफ का लेखा जोखा है वो अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट करूं ऑन द डे ऑफ जजमेंट। बट मेरी जो आई साइट है इसका लॉस जो मुझे हुआ है, दैट डज नॉट अलाउ मी टू राइट पोइट्री। एंड देन ही सेज लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, एंड ही सेज दैट इफ आई डू नॉट यूज द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री देन माई मास्टर विल ऑल्सो कम एंड चाइड मी। वो भी मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे। ही विल स्कोल्ड मी, ही विल चाइड मी। Then he asks, there is a question in double inverted commas. He says, doth God exact day labor light denied? He says, क्या God हमसे हमारी मेहनत या हमारा कोई काम या हमारे गिफ्ट्स मांगता है, इवन जबकि उसने हमारी जो लाइट है, मेरी जो आई साइट उन्होंने ले ली है। Here Milton is comparing his relationship with God like the relationship that is shared between an employer and an employee। तो बोल रहा है कि जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से एक एग्जैक्ट करता है डे लेबर, हर दिन का जो लेबर है वो चाहता है, क्या गॉड भी मुझसे यही चाहते हैं, स्पेशली तब जबकि उन्होंने मेरी लाइट भी छीन ली है। आई फॉन्डली आस्क नाउ इन प्योरिटन फेथ इट वाज ब्लास्फेमस टू आस्क गॉड सच क्वेश्चंस, या फिर गॉड से आर्ग्यू करना। तो यहाँ पे बोलता है आई फुलिशली आस्क, आई फॉन्डली आस्क, but patience to prevent that murmur soon replies। ये जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन तक, ये जो थॉट है ये नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इंजैममेंट। ठीक है, तो इस लाइन को मैं आपको समझा देती हूँ। वो कह रहा है कि बट पेशेंस, जो मेरे मन में जो धैर्य है वो मेरी इस मरमर को, जो मेरी बुदबुदाहट है या जो मेरी कंप्लेंट है गॉड की तरफ, उसको रोकने के जल्दी ही रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है? God doth not need either man's work or his own gifts। He says कि गॉड भगवान आपकी कोई भी मेहनत या कोई भी काम या अपने खुद के दिए हुए गिफ्ट्स आपसे नहीं मांगता है। Who best bear his mild yoke, वो लोग जो उसकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत माइल्ड समझ के, एक माइल्ड योक यानी कि जैसे बैलों के कंधे पे जुआ रखा रहता है, जैसे वो हल जोतते हैं, उसी तरह से जो हमारे कंधों पे जिम्मेदारी दी है जो उनका निर्वहन करते हैं, वो लोग उसे सबसे अच्छी तरह से सर्व करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट। हिज स्टेट इज किंगली, देन ही सपोर्ट्स एंड ही सेज हिज स्टेट इज किंगली, ही इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। He is not just an employer who has given us his gifts, who has endowed us with his gifts. His estate is kingly. He is like the king. He is a king of this world. Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. And then he says, thousands at his bidding speed. Thousands of angels, thousands of people are waiting for his command. And they are posting, they are going here and there over land and ocean। की thousands की संख्या में जो हजारों एंजल्स उसके सिर्फ एक इशारे का वेट करते हैं, और उसके लिए पूरे यानी कि गॉड के लिए लैंड और ओशन, धरती पे और समुद्र के ऊपर हर जगह विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के उसके लिए काम कर रहे हैं। He does not want our work, our labor. They also serve who only stand and wait। And then end में वो अपनी फाइनल लाइन यहाँ पे लिखते हैं कि वो लोग भी, जो लोग चुपचाप खड़े रह के भगवान का वेट करते हैं और उनकी सर्विस में खड़े रहते हैं, वो भी भगवान को एक तरफ से सर्व करते हैं। यहाँ देख लेते हैं जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, व्हेन आई कंसिडर से टू प्रिवेंट तक, ये 8 लाइनें हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्टेव। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब आप इन लाइंस का लिखेंगे, अगर एग्जाम में ये लाइंस आती हैं
कोई भी लाइंस आएंगी इस पोएम से तो आप लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम सोनेट नंबर 19, सॉरी 16 नहीं है 19 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स आफ्टर शेक्सपियर, ही कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट एंड एपिक। तो आपने क्या बताना है कि ये पोएम कहाँ से ली गई है और इसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने, रिटन नहीं बोलेंगे, कंपोज, पोएम कंपोज की जाती है। और थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हो कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स आफ्टर शेक्सपियर, की शेक्सपियर के बाद बहुत अच्छे पोएट्स में वो गिने जाते हैं जिन्होंने एक पैराडाइज लॉस्ट नाम का एक एपिक भी लिखा था। जब इस पोएम का रेफरेंस आप लिखेंगे तो ये लिखना है, कॉन्टेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो लिखना है द सोनेट इज पोएट्स आउटबर्स्ट ऑन द फैक्ट दैट ही हैज बिकम ब्लाइंड। पोएम पोएट का एक आउटबर्स्ट है, एक इमोशनल उसकी बात है जो जब उसकी आईसाइट चली गई है, जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो उनके मन से जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो निकल रहा है। द पोएम हैज अ रिलीजियस आउटलुक, ये एक रिलीजियस आउटलुक में लिखी गई है पोएम। एंड मिल्टन फील्स हेल्पलेस इन यूजिंग हिज टैलेंट एज अ पोएट। मिल्टन अपना टैलेंट, क्योंकि वो एक पोएट है और वो ब्लाइंड हो चुका है तो उसे वो बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहा है। इट्स अ पोएम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये तीन चार लाइनें आपने कंटेक्स्ट में लिखनी है। फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद आपने लिखना है क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स में आप लिखेंगे पोएम के फॉर्म, स्ट्रक्चर और उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हुए हैं उनके बारे में। इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फर्स्ट ये 8 लाइन्स है, ये ऑक्टेव है। ऑक्टा मतलब जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ पैर या जो भी होते हैं लिम्स होते हैं, तो वैसे ही ऑक्टा, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स। जो पहले की 8 लाइनें इन्हें ऑक्टेव कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट में। पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एजोनेंस, जो रिपीटेशन ऑफ आई है। हाउ व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, तो ई की जो आई की जो साउंड बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। एजोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होती है। इसमें मोस्ट लाइन्स आर इंजैम्ड। इंजैममेंट का मतलब होता है जब थॉट कोई एक लाइन से नेक्स्ट लाइन तक आपका कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट एर हाफ माय डेज एंड ये एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज दैट टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। देखो कॉमा नेक्स्ट लाइन में है, जो थर्ड लाइन है एट दैट वन टैलेंट, ये पहली लाइन पे ही खत्म नहीं हो रही है, ये नेक्स्ट लाइन तक जा रही है, मिडिल तक। फिर दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक हो रहा है। जब हम पोएम रिसाइट करते हैं, जब हम पोएम बोलते हैं तो भी हम तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कोई पंक्चुएशन मार्क वहां पर नहीं आता है। इस पूरी पोएम में पोएट की एक तरह से जल्दबाजी दिखती है, बिकॉज ही इज सो रेस्टलेस, ही इज सो इमोशनल, वी सी दैट इट इज देयर इन दैट पोएम एज वेल। तो इंजैममेंट आपको थ्रू आउट मिलेगा। एक लाइन जो है पोएम की, जैसे 4 लाइनें हैं तो एक लाइन उस प्रॉपर लाइन में खत्म नहीं होगी जबकि नेक्स्ट लाइन तक वो जा रहा होगा मीनिंग। ऐसे ही ऑक्टेव में भी आपका थॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर ये थॉट नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट व्हाट, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ठीक है। ये जो पेशेंस यहाँ यूज किया गया है, पेशेंस इज पर्सोनिफाइड। पेशेंस ने क्या किया, आपके धैर्य ने आपको रोका। रोकता कौन है, इंसान रोकता है। तो आपके एक ह्यूमन एट्रीब्यूट को, ह्यूमन क्वालिटी को किसमें अप्लाई किया गया है, एक फीलिंग में, इसलिए पेशेंस को हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब राइम स्कीम जो है इस पोएम की वो है ABBA। राइम स्कीम हम लास्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा, और ये जो सोनेट है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, विच इज कॉल्ड सेस्टेट। सेस्टेट मतलब 6 लाइन्स। ये जो 6 लाइन्स हैं ये क्लियर करती हैं जो एक डाउट था पोएट के माइंड में कि क्या गॉड अभी भी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पोएम लिखूं। एक आंसर है। सोनेट में जनरली यही पैटर्न फॉलो होता है। पहले ऑक्टेव आता है 8 लाइन्स, फिर एक शीज़ोरा यानी कि एक लॉन्ग पॉज, और फिर थॉट इज चेंज्ड, और वो जो थॉट होता है 8 लाइन्स का वो चेंज होके 6 लाइन्स में उसका एक आंसर दिया जाता है या एक रिप्लाई दिया जाता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पहले की तरह लिखना है। एक्सप्लेनेशन में आपको समझा चुकी हूँ, उससे आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। क्रिटिकल कमेंट्स में वही लिखना है कि ये पेट्रार्कन सोनेट है और ये सेस्टेट है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, पोएम ऑटोबायोग्राफिकल है, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है, और एंजैममेंट इन ऑल लाइन्स।
लेट अस नाउ लुक एट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइम स्कीम किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो जो एंड का जो वर्ड होता है हर लाइन का, हम उसे देखते हैं कि वो किससे मैच हो रहा है। जब पहले लाइन में हम लास्ट वाला वर्ड देखते हैं तो ये है स्पेंट। स्पेंट को हम ए दे देंगे क्योंकि अभी ये पहला वर्ड है, ठीक है। ABCD सभी को आती है, ए दे देते हैं। वाइड, वाइड स्पेंट से मैच नहीं करे, जैसे स्पेंट, टेंट, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे स्पेंट और वाइड दोनों की राइम नहीं कर रही है, आपस में एक सी टोन नहीं है, ठीक है। तो वाइड को हम दे देंगे बी। फिर थर्ड वर्ड है हाइड। हाइड, हाइड, हाइड किससे मैच कर रहा है? वाइड से, तो हम इसको भी बी दे देंगे। बेंट, बेंट के लिए हम ऊपर देखेंगे, स्पेंट, वाइड, हाइड किससे मैच कर रहा है? स्पेंट से, तो हम इसको ए दे देंगे। फिर आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट किससे मैच कर रहा है आपका? बेंट से और स्पेंट से, इनको आपने क्या दिया? ए, तो इसको भी आप ए दे देंगे। चाइड मैच कर रहा है हाइड और वाइड से, तो इसको आप बी दे देंगे। डिनाइड, चाइड, हाइड, वाइड, इन सबको बी दिए है तो इसे बी दे देंगे। प्रिवेंट मैच कर रहा है प्रेजेंट, बेंट से, तो इसको ए दे दिया। तो आपके पहले ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या बन गई? ABBA ABBA। सेस्टेट में नीड, नीड ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है, ए से भी नहीं और बी से भी नहीं, स्पेंट से भी नहीं, वाइड से भी नहीं, डिनाइड, प्रिवेंट किसी से नहीं, तो नीड को हम सी दे देंगे। बेस्ट, बेस्ट भी किसी से ऊपर मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको डी दे देंगे। थर्ड है स्टेट, स्टेट भी ऊपर से किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम इसको ई दे देंगे। स्पीड, स्पीड भी अगर किसी से मैच नहीं होता तो हम इसे एफ दे देते, पर ये किससे मैच कर रहा है? नीड से, तो हम इसे सी दे देंगे। रेस्ट मैच कर रहा है बेस्ट से, तो हम इसे डी दे देंगे जो आपने बेस्ट को दिया है। और वेट मैच कर रहा है रेस्ट, वेट मैच कर रहा है स्टेट से। स्टेट, वेट, नीड, स्पीड, इनकी राइम यानी कि एक जैसी एंडिंग है, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया, हेंस द राइम स्कीम इज CDE CD। तो ये सोनेट हमने पढ़ा। आई होप यू एंजॉय लर्निंग दिस सोनेट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe it to your friends. Thank you.